हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद के संबंध में दिए गए कथनों पर एक नज़र डालें और उनमें से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, उन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। दूसरा कथन है, यह निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल पहला कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या केवल दूसरा कथन सही है, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है? तो ये दोनों जो कथन कहे गए हैं, दोनों ही कथन सही नहीं हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये बात सही है। 25 जुलाई 2017 को वे निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 52, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 93 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो 52 अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। संघ के कार्यकारी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता भी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और उनका पद पर ही निधन भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। तो केवल पहला कथन सही है, या केवल दूसरा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस या वर्ल्ड नो टैबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, सभी को पता है। ओके, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 2021 को मनाया जाता है। इसे तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस का आयोजन कौन करता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू विरोधी दिवस का जो निषेध दिवस का जो है आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की फसल में कौन सा रसायन मनुष्य के तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा, निकोटीन, फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तंबाकू में प्रेजेंट रहती है, इसीलिए तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है। निकोटीन एक अत्यधिक नशीला रसायन है जो तंबाकू में पौधे में ही पाया जाता है और इसलिए यह तंबाकू उत्पादों में मौजूद होता है। अन्य रसायनों में फॉर्मेल्डिहाइड, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक इत्यादि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध क्या है? तो वॉर क्राइम क्या है? पहला कथन कहा गया, युद्ध अपराध कोई भी अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। दूसरा कथन है, नरसंहार जैसे नागरिकों को प्रभावित करने वाले अपराध को युद्ध अपराध कहा जाता है। तो इस पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, या दूसरा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध वह है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। यह नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के समान नहीं है, क्योंकि इन्हें सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज़ायोनीवाद के जनक के अनुसार ग्रेटर इजराइल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन है, यह एकमात्र अयहूदी राज्य है। और दूसरा कथन है, इसमें फ़लस्तीन और दक्षिण लेबनान शामिल होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों ही बातें सही हैं, या पहली बात सही है, या कही गई दूसरी बात सही है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दो ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसकी जो दोनों कथन है बिल्कुल सही हैं। जियोनिज़्म के संस्थापक थियोडोर हर्जल के अनुसार ग्रेटर इजराइल की अवधारणा एक अयहूदी राज्य है जो मिस्र के ब्रूक से यूफ्रेट्स तक फैला हुआ है। इसमें ऐतिहासिक फ़लस्तीन और लेबनान के दक्षिण भी शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के अलावा आगरा में कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ए ऑप्शन है आगरा का किला, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, सी ऑप्शन है सिकंदरा, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी मुगल काल का एक गांव है जहां पर जोधाबाई का महल हुआ करता था। अभी भी है, अगर आप जाते हैं आगरा तो घूमकर आ सकते हैं। दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने महामारी के लिए तैयारी वाले नवाचारों प्रयोगशाला के लिए भारत के पहले गठबंधन का वस्तुतः उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में ये उद्घाटन किया गया है। 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस इनोवेशंस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह भारत में अपनी तरह का पहला वैश्विक नेटवर्क की 7 प्रयोगशालाओं में से एक है। कोविड-19 वैक्सीन डेवलपर्स द्वारा प्रयोगशालाओं का प्रयोग एक सामान्य प्रोटोकॉल के खिलाफ अपने टीके उम्मीदवार की प्रतिरक्षात्मकता का आकलन करने के लिए मुफ्त में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की घोषणा की है। 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण के लिए उनकी आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से 3 सप्ताह का लंबा अभियान चलाया। इसका आयोजन सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में किया जाएगा। मिशन के एक हिस्से के रूप में यूपी सरकार 100 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को रोल मॉडल के रूप में मान्यता देकर सम्मानित करेगी। उनके डेटाबेस भी सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए किस वित्तीय इकाई ने भारत सरकार को 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक ने ये हस्ताक्षर किए हैं। 5 जनवरी 2021 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन रसद और स्थानिक विकास परियोजना के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 767 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना क्षमता को बढ़ाएगी और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की सुरक्षा में सुधार करेगी, जो मौजूदा घाटों को फिर से स्थापित करेगी। बढ़ी हुई डिजाइन के साथ नए घाट खरीदकर 40 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बीपी कानूनगो, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में से एक हैं, जो कि आरबीआई पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट फंड योजना के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार परिषद की अध्यक्षता करेंगे। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय इसका जो है वो मुंबई के अंदर है और शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं, तो ये याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए INR 345 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की और 2 वर्ष अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो इसकी प्रगति पर निर्भर करेगा। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद के कामकाज के प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार होगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो भारत की अनुमानित वृद्धि दर 5.4 थी। विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस GEP जनवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की अपेक्षित संक्षरण के बाद भारत के वित्त वर्ष 2021-22 में 5.4% और 2022 से 23 में 5.2% से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी 4% से बढ़ने की उम्मीद है। जीडीपी के 9% से अधिक के गंभीर उत्पादन संकुचन के कारण भारत के सरकारी ऋण में 17% अंकों में वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आज के नहीं, इवन 2 दिन से करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया है ड्यू टू हेल्थ इशू।
इस वजह से ये करंट अफेयर का PDF आई थिंक 1 जून का है, और इसीलिए हमने इसमें स्टार्टिंग पोर्शन ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगले जो आपके करंट अफेयर्स आएंगे उनमें स्टैटिक पोर्शन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाएगा वीडियो, और आपको समझाया भी जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। क्लास की PDF अगर चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास के लिए PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ आप केमिस्ट्री क्लासेस भी कर सकते हैं, GIC लेक्चरर या फिर PGT एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें साइंस GK का पोर्शन पूछा जाता है, आप उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको व्याख्या के साथ समझाया जाता है, जिससे आप अपने सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जबकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। ओके, तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और टाइमिंग भी लॉन्च करने वाले हैं, थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो रहा है, 9 बजे का रखा था वो भी बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं अब सुबह 5 से 6 इस तरह से रखेंगे क्लासेस, जिससे आप जैसे ही सुबह उठें अपना तैयारी करें और आपका दिन अच्छा जाए।